हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनामिका एंड वेलकम यू ऑल इन उदित फार्मेसी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डी फार्म सेकेंड ईयर का फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन पैटर्न होगा वो थ्योरी का कोई भी सब्जेक्ट है जो कि डी फार्म सेकेंड ईयर में है, उन सभी का जो एग्ज़ाम होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होगा। मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन का मतलब है कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें से 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उन 4 ऑप्शंस में से जो करेक्ट होगा आपको उस पर टिक करना होगा। तो ये है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इस पैटर्न पे इस बार डिप्लोमा के एग्ज़ाम्स होंगे। क्योंकि ये जो टॉपिक है और ये जो सब्जेक्ट है ये उदित फार्मेसी कंडक्ट करा रहे हैं और बहुत अच्छा है उदित फार्मेसी। तो जो भी स्टूडेंट या जो भी फ्रेंड्स मेरे उदित फार्मेसी को ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे बहुत सारे ग्रुप बनाए गए हैं, तो आप वहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। So let's start from multiple choice questions. तो फार्माकोलॉजी जो हमने पढ़ा है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है कि फिनोबार्बिटोन क्या है। फिनोबार्बिटोन इज, देखिए फिनोबार्बिटोन क्या है, इसमें हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, इसका मतलब ये पूछा गया है कि फिनोबार्बिटोन कौन से क्लासिफिकेशन की कौन से कैटेगरी की ड्रग है, मतलब फिनोबार्बिटोन कौन से कैटेगरी की ड्रग है। ठीक है, और उस कैटेगरी के अंदर भी हमारी सब कैटेगरीज होती हैं, तो उन सब कैटेगरी में से कौन सी कैटेगरी को ये बिलोंग करता है फिनोबार्बिटोन। तो फिनोबार्बिटोन इज अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग। तो फिनोबार्बिटोन क्या है हमारी, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि फिनोबार्बिटोन ड्रग है क्या। तो फिनोबार्बिटोन हमारी कौन सी ड्रग होती है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग होती है। ठीक है, तो फिनोबार्बिटोन क्या है हमारी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग वो ड्रग होती है जो एपिलेप्सी के अगेंस्ट ट्रीटमेंट में काम आती हैं। मतलब अगर किसी को सीजर अटैक पड़ रहे हैं, मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, तो उस ड्रग उस डिजीज को ट्रीटमेंट के रूप में हम देते हैं फिनोबार्बिटोन। तो फिनोबार्बिटोन क्या है हमारी लॉन्ग एक्टिंग है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि फिनोबार्बिटोन इज लॉन्ग एक्टिंग, आप टिक करेंगे लॉन्ग एक्टिंग पे। ठीक है, हल्का सा इसका बारे में देख लेते हैं कि फिनोबार्बिटोन क्या है ताकि आपको हल्का सा रिकॉल हो जाए। तो फिनोबार्बिटोन अभी बताया हमने एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है जो कि क्या करती है, हमारे सीएनएस को डिप्रेस करती है। ठीक है, सीएनएस को हमारे डिप्रेस करती है। क्वेश्चन यहाँ पर ये भी आ सकता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ फिनोबार्बिटोन। तो रोल ऑफ फिनोबार्बिटोन में आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, जिसमें से कि एक ऑप्शन होगा आपका एंटी एपिलेप्टिक ड्रग या फिर इन ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी। ठीक है, या फिर हो सकता है कि वो एपिलेप्सी के बारे में ना लिखे, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग ना लिखे, वो लिखते यहाँ पर सीएनएस डिप्रेशन। तो आपको पता है कि फिनोबार्बिटोन क्या है, हमारी लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है। लॉन्ग एक्टिंग ड्रग का मतलब है कि ये ड्रग क्या करती है, अपना बहुत लंबे टाइम तक अपना एक्शन रखती है, जो कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है या फिर सीएनएस डिप्रेशन की तरह काम करती है। अब इसमें और जो क्वेश्चंस बन सकते हैं फिनोबार्बिटोन से रिलेटेड वो भी आपको जानने चाहिए। तो फिनोबार्बिटोन हमारी कौन सी ड्रग है, सीडेटिव ड्रग है। ठीक है, या फिर हिप्नोटिक ड्रग है, हिप्नोटिक्स है। तो फिनोबार्बिटोन हमारा एंटी एपिलेप्टिक ड्रग भी है जो कि क्या करता है, सीएनएस को डिप्रेस करता है। अभी बताते हैं इसका प्रोसीजर। और ये ड्रग क्या है सीडेटिव भी इफेक्ट शो करती है और हिप्नोटिक भी इफेक्ट शो करती है। अब सीडेटिव हिप्नोटिक्स क्या है ये आपको पता होना चाहिए। सीडेटिव हिप्नोटिक्स क्या है, जो कि ऐसी ड्रग्स जो कि हमें क्या करती है, कामिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, शांत करती हैं, स्लीप को इंड्यूस करे बिना या फिर स्लीप को इंड्यूस करते हुए। ठीक है, तो फिनोबार्बिटोन क्या है, सीडेटिव है, हिप्नोटिक है, एंटी एपिलेप्टिक है, ठीक है, एंटी इन्फ्लामेटरी है। क्या कौन सी ड्रग है, ये 4 ऑप्शन आपको दिए जा सकते हैं। अगर एंटी एपिलेप्टिक नहीं होगा तो सीडेटिव हिप्नोटिक्स लिखा जाएगा। ठीक है, अगर सीएनएस डिप्रेशन का ऑप्शन दिया है तो सीएनएस डिप्रेशन पे लगाएंगे। तो इसमें आप ये समझ सकते हैं कि फिनोबार्बिटोन एज अ सीडेटिव भी काम करता है, एज अ हिप्नोटिक भी काम करता है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग तो है ही। अगर हाँ, और एक चीज और, कभी कभी क्या होता है, ज्यादा कंफ्यूज करने के लिए सीडेटिव भी ऑप्शन दिया जाएगा, हिप्नोटिक भी और एंटी एपिलेप्टिक भी और अदर कोई ऑप्शन, तो आप किस पे लगाएंगे, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। ओके,
फिनोबार्बिटोन का डोज डिपेंडेंट एक्शन होता है। डोज डिपेंडेंट का मतलब ये है कि फिनोबार्बिटोन जब काम करती है तो लो डोज से अगर हम स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे हम क्या करते हैं, लो डोज से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे इसकी डोज को बढ़ाते चले जाते हैं। ठीक है, तो फिनोबार्बिटोन सबसे पहला जो कॉज करती है वो करती है सिडेशन। अभी बताया हमने, क्योंकि ये ड्रग क्या है, सिडेटिव ड्रग है। सिडेशन कॉज करती है, उसके बाद स्लीप कॉज करती है, देन एनेस्थीसिया, ठीक है, देन स्लीप। इसका मतलब ये है, ये हम क्या करते हैं, इस ड्रग को अगर इसकी डोज को कम दिया जाए तो सिडेशन कॉज करती है, नेक्स्ट और ज़्यादा डोज बढ़ा दी जाए तो एनेस्थीसिया की तरह काम करती है, और ज़्यादा डोज बढ़ा दी जाए तो स्लीप कॉज कराती है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मान लो फिनोबार्बिटोन नहीं दिया गया, हिप्नोटिक्स के बारे में दिया गया, तो हिप्नोटिक ड्रग हमारी क्या होती है, शॉर्ट एक्टिंग होती है। ठीक है, सिडेटिव के बारे में अगर आता है तो सिडेटिव भी हमारी क्या होती है, लॉन्गर एक्टिंग होती है। तो फिनोबार्बिटोन से रिलेटेड आपके 3-4 क्वेश्चन कवर होते हैं, जिसमें आपको पता लगता है कि सिडेटिव हमारा क्या है, सिडेटिव हमारे लॉन्गर एक्टिंग ड्रग है, हिप्नोटिक्स शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है, और जो फिनोबार्बिटोन है, जो क्वेश्चन है हमारा, फिनोबार्बिटोन इज लॉन्ग एक्टिंग ड्रग। ठीक है, लॉन्ग एक्टिंग क्यों है, क्योंकि इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है, मतलब जिस टाइम हमने ये फिनोबार्बिटोन को किसी पेशेंट के अंदर दिया, उसका एक्शन 1 घंटे के अंदर शुरू हो जाता है। ठीक है, और कम से कम 12 घंटों तक ये हमारी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करती है, और 12 घंटे बाद इसका एलिमिनेशन स्टार्ट होता है। तो सोचिए 12 घंटे तक हमारे बॉडी के अंदर रह रही है, इसका मतलब ये लॉन्ग एक्टिंग है। तो ये यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकेंड क्वेश्चन है, द यूजुअल डोज ऑफ रिफैम्पिसिन टू बी एडमिनिस्टर्ड टू एन एडल्ट इज। इसका मतलब ये है कि एक रिफैम्पिसिन जो ड्रग है, अभी बताते हैं रिफैम्पिसिन के बारे में भी, कि जो रिफैम्पिसिन की जो यूजुअल डोज है जो कि हम एडमिनिस्टर करते हैं किसी भी एडल्ट के अंदर, वो कितनी होगी, कितनी होगी। ठीक है, तो रिफैम्पिसिन जो ड्रग है वो हम सभी को ये पता होना चाहिए किस कैटेगरी की ड्रग है। सबसे इंपॉर्टेंट है फार्माकोलॉजी पढ़ने में कि आपको कैटेगरी या फिर क्लासिफिकेशन याद होना चाहिए कि किस कैटेगरी की ड्रग है। तो रिफैम्पिसिन हमारी किस कैटेगरी की ड्रग है, एंटी ट्यूबरक्लोसिस या फिर एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है ये, जो टीबी के अगेंस्ट जो ड्रग काम करती है। ठीक है, तो टीबी के अगेंस्ट ये ड्रग काम करती है रिफैम्पिसिन। तो रिफैम्पिसिन किसके अगेंस्ट काम करती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरिया है उसके अगेंस्ट हम क्या करते हैं, टीबी के पेशेंट को रिफैम्पिसिन देते हैं। अब बात करते हैं कि डोजेस की, तो 600 से 700 दिया जाएगा, आपको अलग अलग क्वांटिटी दी जाएगी जिसमें आपको सेलेक्ट करनी होगी। तो रिफैम्पिसिन की ट्यूबरक्लोसिस के अकॉर्डिंग, ये बात कर रही हूँ ट्यूबरक्लोसिस, क्योंकि रिफैम्पिसिन हमारी लेप्रोसी में इन्फ्लामेटरी ड्रग की तरह कई तरीके से यूज की जाती है, लेकिन बात हो रही है यहाँ पर टीबी की। ठीक है, तो रिफैम्पिसिन टीबी में यूज होती है 10 to 20 mg पर डे। ठीक है, या फिर अगर ये ऑप्शन नहीं होगा तो कहीं कहीं ऑप्शन होता है 8 to 12 mg पर kg। ठीक है, तो रिफैम्पिसिन क्या है, हमारी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जिसकी क्वांटिटी, जिसकी डोज होती है पर डे के हिसाब से 10 to 20 mg पर डे, या फिर 8 to 12 mg पर kg। अब बात करते हैं इस रिफैम्पिसिन की, थोड़ा सा समझ लेते हैं, तो हो सकता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के ऊपर क्वेश्चन बन जाए। तो रिफैम्पिसिन क्या है, हमारी एक एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, ये तो हमें पता लग गया। काम क्या करती है, ये क्या करती है, डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, इनहिबिट्स डीएनए आरएनए सिंथेसिस। डीएनए आरएनए सिंथेसिस का मतलब ये है कि ये ड्रग रिफैम्पिसिन क्या करती है, ये जो हमारा माइकोबैक्टीरियम जो बैक्टीरिया था उसके डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, उसके प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, ताकि ये जो बैक्टीरिया है ये हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ ना कर पाए, जिसकी वजह से जो टीबी हो रहा है। ठीक है, तो अगर ये हो जाता है, क्योंकि रिफैम्पिसिन अगर हो जाता है, अगर टीबी हो जाता है तो रिफैम्पिसिन की डोज हमें लेनी चाहिए 10 to 20 mg पर डे के हिसाब से। ठीक है, वहीं अगर बात हो रही है कि अगर मैक्सिमम डोज की बात करी जाए तो ठीक है, ये तो हमारी कितनी हो गई, मिनिमम या फिर एक तरह से एक एडल्ट डोज हो गई। ठीक है, जिसका वेट हमारा क्या है, लेस देन 30 kg है।
लेस देन 30 kg को इतनी डोज लगती है। लेकिन जो रिफैम्पिसिन की मैक्सिमम डोज, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि रिफैम्पिसिन की मैक्सिमम डोज कितनी जाती है, तो रिफैम्पिसिन की मैक्सिमम डोज जाती है 450 से 600 mg पर डे। इसका मतलब ये है, ये रिफैम्पिसिन क्या जाती है, मैक्सिमम कितनी दे सकते हैं हम किसी पेशेंट के अंदर, 600 mg। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है, रिफैम्पिसिन से ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है, द यूजुअल डोज ऑफ रिफैम्पिसिन टू बी एडमिनिस्टर्ड टू एन एडल्ट इज 10 to 20 mg। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द स्टमक, कि इनमें से ऐसी कौन सी ड्रग है जो कि स्टमक से एब्सॉर्ब होती है। ठीक है, अब देखा जाए मीटोप्रोलोल है, क्विनीन है, एस्प्रिन है, अमीनोपायरिन है, तो ये सारी जो ड्रग हैं ये सारी की सारी क्या है, वो एक ओरल ड्रग है। तो ओरल ड्रग सारी की सारी मुंह के थ्रू ही ली जाएगी, है ना। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि अमंग ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एब्सॉर्ब फ्रॉम द स्टमक, जो स्टमक से जो एब्सॉर्ब होती है। अब यहाँ पर हल्का सा सोचने वाली बात ये है या दिमाग लगाने वाली बात ये है कि स्टमक के अंदर जो पीएच होता है वो कैसा होता है, हल्का सा एसिडिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये सोचने वाली बात है कि स्टमक के अंदर हमारी कौन सी ड्रग एब्सॉर्ब होंगी जो एसिडिक होंगी। ठीक है, और इनमें से ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से सबसे ज्यादा एसिडिक ड्रग कौन सी है, ये भी हमें पता है, एस्प्रिन। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर होता है एस्प्रिन। क्यों एस्प्रिन, क्योंकि एस्प्रिन क्या है, एस्प्रिन हमारी कौन सी ड्रग है। हाँ, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि एस्प्रिन की, चलो ठीक है, आपने थर्ड क्वेश्चन का आपने इसका सी ऑप्शन लगा दिया, लेकिन और भी तो क्वेश्चन बन सकते हैं ना इसमें से। तो एस्प्रिन हमारी क्या है, एस्प्रिन हमारी है NSAIDs, एनसेड्स। ठीक है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, ऐसी ड्रग्स जो कि क्या है, नॉन स्टेरॉइडल हैं। और ये एस्प्रिन स्टमक के थ्रू क्यों एब्जॉर्ब होती है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। क्यों होती है, क्योंकि ये ड्रग क्या है, एसिडिक इन नेचर। ड्यू टू इट्स एसिडिक इन नेचर इट एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्टमक, बिकॉज स्टमक हैज ऑल्सो अ एसिडिक नेचर। क्योंकि हमारे स्टमक के अंदर क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कि बहुत ज्यादा हाईली एसिडिक है, और एस्प्रिन भी हमारी क्या है, एसिडिक नेचर होता है। बजाय इसके इन तीनों से ज्यादा जो एस्प्रिन है ये हमारा ज्यादा एसिडिक है। तो थर्ड क्वेश्चन का हमारा क्या बनेगा आंसर, एस्प्रिन। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये जो NSAID है, ये जो एस्प्रिन है, ये क्या इनहिबिट करती है, मतलब क्या चीज, क्या ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है इसके पीछे जिसकी वजह से ये स्टमक से, या फिर एस्प्रिन का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है जिसकी वजह से ये क्या कर रही है, अपना नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स शो कर रही है। तो क्या है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये हम देख लेते हैं कि ये जो एस्प्रिन है ये क्या इनहिबिट करता है, ये साइक्लो ऑक्सीजिनेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कॉक्स 1 को ये क्या करता है, इनहिबिट करता है। ये एक ऐसा एंजाइम है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स को सिंथेसाइज करता है। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन करते हैं। इन्फ्लामेशन कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे सर में दर्द है या फिर हमें कहीं भी पेन होता है तो हम क्या लेते हैं, नॉर्मली एस्प्रिन लेते हैं, है ना। तो ये वो दर्द जो हुआ है, वो दर्द किसकी वजह से हुआ है, हमारे इस एंजाइम की वजह से, साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम की वजह से। तो साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम मतलब कॉक्स 1 क्या कर रहा है, हमारी बॉडी के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिंथेसिस को बढ़ा रहा है। ठीक है, अगर आपने सुना होगा प्रोस्टाग्लैंडिन्स IgG, IgM, IgE, ये कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन्स है जो कि हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन कॉज कराते हैं। अब इस इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए हम क्या देंगे, एनसेड्स देंगे, है ना। यहाँ पे तो एस्प्रिन की बात हो गई, लेकिन डाइक्लोफिनेक है, पैरासिटामोल है, आइबुप्रोफेन है, ये सारी ड्रग्स क्या है, हमारी एनसेड्स हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात करें इस एस्प्रिन की, तो एस्प्रिन क्या करता है, कॉक्स 1 को इनहिबिट करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स की जो सिंथेसिस हो रही है उसे इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स बन नहीं पाते हैं और हमारी बॉडी के अंदर क्या आते हैं, इन्फ्लामेशन कम होता है।
ठीक है। और क्योंकि एस्पिरिन हमारा एसिडिक इन नेचर है, इसका जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा हाईली एसिडिक है, इसलिए ये हमारे स्टमक के थ्रू ड्रग एब्जॉर्ब होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट। द फिनोमिनन ऑफ डिक्रीज ग्लूकोज इन ब्लड इज कॉल्ड, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा भी जाता है। बताइए, आप सोच सकते हैं कि द फिनोमिनन ऑफ डिक्रीज ग्लूकोज इन द ब्लड, यहाँ पे बात हो रही है डिक्रीज ग्लूकोज इन द ब्लड। अगर ग्लूकोज लेवल हमारे ब्लड के अंदर कम हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? सबसे पहले तो कम होने से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़ जाता है तो क्या होगा? सभी को पता है कि क्या होगा, शुगर होता है ना, शुगर, या फिर जिसे हम बोलते हैं डायबिटीज। ठीक है, अब कम होगा तो क्या होगा? शुगर, जिसे हम क्या, हाँ, शुगर को हम क्या बोलते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया। क्वेश्चन ये भी बन सकता है, डिक्रीज की जगह यहाँ पे क्या हो सकता है, इंक्रीज भी लिखा जा सकता है। तो अगर हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल या फिर ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम शुगर हो गया है, आम तौर पे जो भाषा बोलते हैं हम, या फिर हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज हो गई है, या फिर हम क्या बोल रहे हैं, जो साइंटिफिक लैंग्वेज है या फिर जो फार्मासिस्ट की जो लैंग्वेज है, हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। लेकिन यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है कि द फिनोमिनन ऑफ डिक्रीज ग्लूकोज इन द ब्लड इज, ब्लड के अंदर क्या हुआ है, ग्लूकोज डिक्रीज हो गया है। तो हाइपर मतलब ज्यादा और हाइपो मतलब कम, तो क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया होगा। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया होगा। हाइपो का मतलब हमेशा कम होता है, ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ड्रग दैट डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ अनदर ड्रग इज। देखिए, हमने जब फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी में चैप्टर पढ़ा था, रिसेप्टर्स के बारे में हल्का सा जो हमने देखा था, तो हमने ये पढ़ा था कि कोई भी जो ड्रग है वो क्या करती है, अपनी बाइंडिंग साइट पे बाइंड होती है। ठीक है, और अपना क्या प्रोड्यूस करती है, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है। फिर क्या होता है, कोई भी एक ड्रग, फला ड्रग, कोई भी एक्स ड्रग, अगर इसे इस ए ड्रग के एक्शन को स्टॉप करना है तो ये क्या करेगी, ये एक्स ड्रग इस ए वाली ड्रग की जगह बाइंड होने की कोशिश करेगी इस ए ड्रग से पहले। ठीक है, जो कि क्या करती है, इस ये एक्स ड्रग क्या करती है, ए ड्रग को एंटागोनाइज करती है। एंटागोनाइज का मतलब है उसके अगेंस्ट काम करना। तो हम यहाँ लिख रहे हैं, अ ड्रग दैट डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ अनदर ड्रग। एक कोई ड्रग है जो कि दूसरी ड्रग की एक्टिविटी को डिक्रीज कर रहा है या फिर कम कर रहा है या फिर ब्लॉक कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एंटागनिस्ट। ठीक है, यहाँ पर ये भी आ सकता है कि कोई ड्रग है जो कि उसकी एक्टिविटी को बढ़ा रहा है, इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ अनदर ड्रग, तो वो होगा एगोनिस्ट। ठीक है, कोई ड्रग है जो दो ड्रग मिलके एक साथ बहुत अच्छा रिस्पॉन्स शो करती हैं, उसे बोलते हैं सिनर्जिस्टिक या सिनर्जिक ड्रग। ओके, नेक्स्ट है, कोई ड्रग है जिसके किस अदर ड्रग की प्रेजेंस में वो हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, उसे बोलते हैं हम एडवर्स रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ऐसी ड्रग जो कि दूसरी ड्रग की एक्टिविटी को डिक्रीज कर रही है, सप्रेस कर रही है, ब्लॉक कर रही है, उसे हम बोलते हैं एंटागोनिस्ट। देखिए, कहीं भी अगर एंटा लिखा है या फिर एंटी लिखा है, इसका मतलब होता है अपोजिट। ठीक है, या फिर उल्टा। ठीक है, तो कोई ड्रग जिसका अपना काम था उसे दूसरी ड्रग क्या कर रही है, उसके काम को ब्लॉक कर रही है, उसे बोलते हैं हम एंटागनिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलप्रोइक एसिड इज। तो क्वेश्चन है कि वेलप्रोइक एसिड क्या है। ठीक है, सबसे पहले वेलप्रोइक एसिड को हम क्या क्या बोलते हैं, तो वेलप्रोइक एसिड को हम वेलप्रोएट भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं इसे सोडियम वेलप्रोएट। ठीक है, तो वेलप्रोइक एसिड बोल सकते हैं। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, व्हाट इज वेलप्रोएट या फिर सोडियम वेलप्रोएट क्या है, तो एक ही बात है। और ऑप्शन दिए गए हमें एंटी एमेटिक, एनाल्जेसिक, एंटी एपिलेप्टिक या फिर एंटासिड्स। ठीक है, तो ये जो वेलप्रोइक एसिड है, ये दो तीन फंक्शन है इसके। सबसे पहला तो ये है कि ये जो सेकंड क्वेश्चन, ये जो सिक्स्थ क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा, तो वेलप्रोइक एसिड इज अ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। ठीक है, ऐसी ड्रग जो कि क्या कर रही है, इसका एपिलेप्सी के अगेंस्ट काम करती है। एपिलेप्सी अभी हमने पहली वीडियो में, अभी पहली स्लाइड में हमने देखा कि वेलप्रोइक एसिड या फिर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग का काम क्या है, तो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग की तरह यूज होती है हमारी वेलप्रोइक एसिड।
ठीक है। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, ये जो हमारा वेलप्रोइक एसिड है, और कहाँ यूज हो सकता है? तो ठीक है, एक आंसर तो ये हो गया एंटी एपिलेप्टिक ड्रग में। दूसरा आंसर ये है कि ये ड्रग क्या होती है, बाइपोलर डिसऑर्डर में भी यूज होती है। ठीक है, बाइपोलर डिसऑर्डर मतलब कि कभी तो इंसान खुश है, कभी एकदम से डिप्रेस्ड हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बनता है कि ये जो वेलप्रोइक एसिड है जो कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग की तरह यूज हो रही है, ये कौन कौन से सीजर में यूज होती है या फिर कौन कौन सी एपिलेप्सी में यूज होती है? तो अगर हमें याद है, सीजर हमारे दो टाइप के होते हैं, पार्शियल सीजर, दूसरा जनरलाइज्ड सीजर या फिर जनरलाइज्ड एपिलेप्सी। तो ये जो वेलप्रोइक एसिड है, ये एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है जो कि पार्शियल और जनरलाइज्ड दोनों टाइप के सीजर में यूज होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनाटोइन इज यूज्ड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ। फिनाटोइन किस चीज के मैनेजमेंट में यूज होता है? तो फिनाटोइन हमारा यूज होता है कन्वर्जन में। तो फिनाटोइन हमारा यूज होगा कन्वर्जन्स में। कन्वर्जन्स भी क्या है, एक तरह का सीएनएस डिसऑर्डर है जिसमें जो इंसान है वो क्या करता है, कंफ्यूज रहता है, उसे भी मिर्गी के अटैक या फिर एपिलेप्सी जैसी सिचुएशन उसमें हो जाती है। ठीक है, फिर फिनाटोइन का कन्वर्जन क्या, ठीक है आपने बता दिया, लेकिन फिनाटोइन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिनाटोइन क्या करता है, सोडियम जो चैनल है, सोडियम चैनल, ठीक है, उसे ब्लॉक करता है। सोडियम चैनल ब्लॉक हो जाता है तो उसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो पाता। ठीक है, इसका मतलब है कि डीपोलराइजेशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो अपना काम नहीं कर पाते हैं। और जहाँ कन्वर्जन में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा न्यूरोट्रांसमीटर अटैक करते हैं, एपिसोड्स होते हैं बहुत ज़्यादा, तो फिनाटोइन क्या करता है, इस एक्शन पोटेंशियल को सप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से कन्वर्जन अटैक बंद हो जाते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेशियम स्पैरिंग डायूरेटिक्स। इनमें से कौन सा ऐसा ड्रग है या ऐसी कौन सी ड्रग है जो कि पोटेशियम स्पैरिंग डायूरेटिक है? ऐसा डायूरेटिक जो कि क्या है, पोटेशियम स्पैरिंग डायूरेटिक है। तो आंसर है इसमें स्पाइरोनोलैक्टोन। स्पाइरोनोलैक्टोन क्या, हमारी पोटेशियम स्पैरिंग डायूरेटिक्स है, जिसके अंदर क्या होता है, स्पाइरोनोलैक्टोन का फंक्शन क्या है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्पाइरोनोलैक्टोन का काम क्या है। तो ये क्या करता है, एक हमारे बॉडी के अंदर एक हार्मोन है, एल्डोस्टेरॉन नाम का हार्मोन। ठीक है, तो एल्डोस्टेरॉन हार्मोन को ये स्पाइरोनोलैक्टोन क्या करता है, एंटागनाइज करता है। और एंटागोनाइज का मतलब अभी हमने देखा कि उसके अपोजिट काम करना। तो स्पाइरोनोलैक्टोन क्या करते हैं, एल्डोस्टेरॉन को एंटागोनाइज करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं ऑप्शन में अगर होगा, ये इनहिबिट करते हैं सोडियम चैनल्स को। सोडियम चैनल्स को इनहिबिट करते हैं डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स में, जिसकी वजह से क्या होगा, जो यूरिन ये क्या करेगा, रेनिन का सिक्रीशन करेगा। ठीक है, किडनी में हमारी क्या होता है, रेनिन होता है। ठीक है, तो एल्डोस्टेरॉन के एंटागोनाइज करता है या फिर इनहिबिट करता है सोडियम चैनल को डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में, जिसके कारण क्या होगा, रेनिन क्या होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, और रेनिन ज़्यादा बढ़ने की वजह से सोडियम हमारी बॉडी से और वाटर हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो स्पाइरोलैक्टोन क्या करता है, यूरिन के एक्सक्रीशन को बढ़ा देता है। यूरिन में किस चीज़ के एक्सक्रीशन को बढ़ा देता है, सोडियम और वाटर के एक्सक्रीशन को बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फेटल डोज ऑफ एंटीहिस्टामीन्स। एंटीहिस्टामीन्स की फेटल डोज क्या है? तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है कि फेटल डोज क्या है, ठीक है, और एंटीहिस्टामिनिक्स क्या है। तो फेटल डोज हम बोलते हैं लीथल डोज। ठीक है, फेटल डोज का मतलब है लीथल डोज। लीथल डोज का मतलब है कि जब ऐसी डोज जिसपे कोई भी इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है। ठीक है, आपने कम दी, ज़्यादा दी, फिर ज़्यादा डोज दी, फिर ज़्यादा डोज दी, और ऐसे करते करते इतनी ज़्यादा डोज दे दी कि वो पेशेंट या वो इंडिविजुअल क्या होगी, उसकी डेथ होगी। तो ऐसी डोज जिस पे कोई भी पेशेंट मर सकता है। तो एंटी हिस्टामीन्स की, जो हिस्टामिन के अगेंस्ट जो ड्रग काम करती हैं, ठीक है, उसके अगेंस्ट ऐसी एंटीहिस्टामिनिक की कोई भी ऐसी ड्रग जो कि
जिसकी फेटल डोज हो। तो कितनी हो सकती है एंटीहिस्टामिन्स की फेटल डोज, तो कितनी हो सकती है वो होगी, क्या ऑप्शन दिए हुए 10 to 15, 5 to 10, 25 to 50 और 1 to 50। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा सी, ठीक है, 25 to 50 mg पर kg। हो सकता है ऑप्शन में 20 to 40 mg पर kg होगा, तो ये भी सही है, ठीक है। जब टॉक्सिकोलॉजी स्टडी होती है, टॉक्सिकोलॉजी स्टडी में हम देखते हैं फेटल डोज क्या है, कि मैक्सिमम कितनी डोज तक में से मेंटेन कर सकते हैं, या फिर इसकी लीथल डोज क्या होगी। जब कोई भी ड्रग का जब कोई टॉक्सिसिटी होती है तो उसकी लीथल डोज निकाली जाती है। तो एंटीहिस्टामिन्स की फेटल डोज होती है 25 to 50 mg पर kg। सो नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, विच इज द डोज ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन बिलो 10 ईयर्स। 10 साल से छोटे उम्र के बच्चों में हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की कितनी डोज होगी, ठीक है। तो बात करते हैं इसकी। ये दो टाइप की इसमें ड्रग होती है, एक होती है एनगेरिक्स, एक होती है रिकॉम्बिवैक्स, ठीक है, हेपेटाइटिस बी की। लेकिन यहाँ हम पूछ रहे हैं चिल्ड्रन में, 10 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें डोज होती है 10 माइक्रोग्राम पर ml, ठीक है, जो इसकी फॉर्मुलेशन होती है हेपेटाइटिस बी की। लेकिन यहाँ पे फॉर्मुलेशन नहीं दी गई, यहाँ पे डोज पूछा है, तो डोज होगी हमारी 0.1 ml। ओके, तो ये है हमारे हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की चिल्ड्रन के अंदर डोज। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थोड़े समझ आए होंगे, और हम इसी तरह से क्वेश्चंस बना रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाएं, कोशिश है हमारी आपको चीज़ें समझ में आए। सो थैंक यू फ्रेंड्स।